यूपी के लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले किए गए। काउंसिल की बैठक के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बच्चों की 2 दवाइयों पर जीएसटी नहीं लगेगी। साथ ही कोरोना की दवा पर जीएसटी से छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटकर 12% से 5% हो गई है। हालांकि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर जीएसटी को लेकर कहा है कि रियासत डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाने पर सहमत नहीं है। 2019 के हुए असेंबली इलेक्शन से नाराज कबायली लोगों को मनाने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह का जबलपुर कल जाएंगे। अमित शाह कल जबलपुर में कबायली तकरीब में शिरकत करेंगे। गैरिसन ग्राउंड में होने वाले इस तकरीब में तकरीबन 3000 कबायली शामिल होंगे। इसी मंच से अमित शाह शिवराज सरकार के जनजातीय समाज जोड़ो मुहिम को भी लॉन्च करेंगे। ये मुहिम 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगी। वजीर दाखिला उज्ज्वला योजना 2 का भी इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह गोल बाजार के शहीद स्मारक पर कारकुनान को खिताब करने के बाद सीएम के साथ आरती में भी शामिल होंगे। यूपी के अयोध्या में कल से बीजेपी ओबीसी मोर्चा रियासती वर्किंग कमेटी की 2 रोजा मीटिंग शुरू हो रही है। वर्किंग कमेटी के अख्ताम पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे। मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। भाजपा का ओबीसी मोर्चा अयोध्या में अपनी प्रदेश कार्य समिति करने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और कैसे आप लोग इस पूरी कार्य समिति में एजेंडे लाएंगे? कौन कौन से एजेंडे होंगे? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 18 और 19 सितंबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में करने के लिए जा रहा है। और इस प्रदेश कार्य समिति में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्य तौर से उनका आगमन है। डिप्टी सीएम साहब केशव जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी और संगठन महामंत्री आदरणीय बंसल जी सहित देश और प्रदेश के अनेकों सरकार व संगठन के नेताओं का आगमन होगा। हमने इस प्रदेश कार्य समिति में उत्तर प्रदेश के सभी 98 जिलों से अपने महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को बुलाया है और इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने उन तमाम विषयों पर चर्चा करने वाला है जिन विषयों पर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों का ध्यान हमेशा केंद्रित रहा है। तो कह सकते हैं कि अयोध्या में 2 दिन तक मंथन किया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक भाजपा के पाले में जाए। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि कमल सीधे तौर पर मंडल और कमंडल साथ में लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक पूरी रणनीति बनाएगी। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। प्रयागराज में पीएम मोदी का यौम पैदाइश पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी के लिए 71 किलो का केक काटा और पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के पहले शो का इफ्तिताह किया। आज आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता, संपूर्ण प्रदेशवासी, संपूर्ण देशवासी शुभकामनाएं देते हैं। सभी की दुआ उनके साथ है और सभी लोग आज जो चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी इसी तरह दीर्घायु रहें, हम सबका नेतृत्व करें और समाज को, देश को इसी तरह आगे लेते जाएं और गरीबों की जिस प्रकार चिंता कर रहे हैं इसी तरह चिंता करते रहें।
हरियाणा सरकार की तरफ से तश्कील हाई पावर कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान लीडरान को बातचीत का न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 19 सितंबर को 11 बजे मुरथल में रास्ता खुलवाने को लेकर बातचीत होगी। इसे लेकर सोनीपत के डीएम की तरफ से किसानों को न्योता भेजा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े लीडरान और पंजाब हरियाणा के तमाम बड़े तंजीमों को न्योता भेजा गया, जबकि किसान लीडर राकेश टिकैत का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके साथ अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सामने आई है, जहां गणपति मंदिर की जानिब से पुणे के मुसलमानों को एजाज से नवाजा गया। इस दौरान मड़ई गणपति बोर्ड की जानिब से बंधु भाव एकता नामी मंदिर के अहाते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पुणे के मेयर ने मुस्लिम अफराद को मेमेंटो दिया। इस दौरान बोर्ड की जानिब से मुस्लिम अफराद को जालीदार टोपी की जगह मराठाओं की निशानी का साफा बांधा गया। साथ ही शीर और कोरमा बतौर प्रसाद तकसीम किया गया। जो आज का प्रोग्राम है उसका संदेश यही है कि भाईचारा के साथ किसी भी धर्म जाति का कोई भी उत्सव रहता है, ये परंपरा हमारी रहती है, तो हम सब मिलकर उसको मनाते हैं, एक साथ हम मनाते हैं। ये मैसेज, ये संदेश आज के प्रोग्राम से पूरी तरह सभी जगह जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका रीज़न ही यही है कि ये कोई हम ईद हो, गणेश उत्सव हो, कोई भी हमारा जो उत्सव हो, हमारा जो फेस्टिवल हो, तो ये अलग नहीं है। हम सब एक है, हम सब भाईचारा के साथ एक होके हम सब मनाते हैं। ये संदेश मुझे लगता है बहुत अच्छा, बहुत अहम रखता है। आज जो प्रोग्राम हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता का, तो ये संदेश पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में ये इसका संदेश जा सकता है और ये जाना चाहिए। मंडई गणपति के अन्ना साहब थोरात ने ये हमको मौका दिया और इतना अच्छा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम करके पूरे सारी दुनिया को ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को एक अच्छा मैसेज पैगाम दिया। जी, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि अन्ना साहब ने हमें ये नवाजा, जो हम काम करते हैं। हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि आप दूसरे कौम के मज़हब का एहतराम करो, उसका रिस्पेक्ट करो। इन सबको इकट्ठा लाने का काम 150 साल पहले हो गया है। उस टाइम में अंग्रेज़ों ने जो झगड़ा लगाया था पूरी जाति में, वो न हो इसलिए तिलक ने प्रयत्न किया था। और उसी तब से आज तक मंडई में सब लोग एक साथ काम करते हैं, गणपति के यहाँ काम करते हैं। और उसी की वजह से ये बंधुभाव का पुरस्कार का प्रोग्राम लिया था कि सब इकट्ठे रहे और देश में अच्छा वातावरण रहे, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया था। ये शीर कुरमा है, जिसको जो ईद के मौके पर जब रमज़ान होती है उस वक्त मुस्लिम घरों में मनाया जाता है। लेकिन आज ये गणपति का फेस्टिवल है। गणपति का फेस्टिवल जो है वो जहाँ पर मोदक प्रसाद के तौर पर दिया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है। मैं अपने जर्नलिज्म की तारीख में ये पहली बार देख रहा हूँ कि गणपति मंडल में, गणपति के त्यौहार में शीर कोरमा तकसीम किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। यही है हमारा भारत और यही है हमारी भारतीय तहजीब, जहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो, ईद हो, दिवाली हो या गणपति हो, वहाँ पर लोग आपस में एक साथ मिलकर एक तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि कुछ भी हो जाए हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। मैं साइद खान, जी मीडिया के लिए, पुणे। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज 71वीं सालगिरह है। कैसे तंग गलियों और कस्बों में रहने वाला बच्चा मुल्क के आवाम के दिलों में राज करने लगा, कैसे चाय बेचने वाला बच्चा मुल्क का वजीर आज़म बना, देखिए खास रिपोर्ट। वडनगर दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तंग गलियों और कस्बों वाला कस्बा वडनगर तरक्की के नाम पर रेलगाड़ी की सीटें ही लोगों की उम्मीद थी।
इसी कस्बे के स्टेशन के सामने नरेंद्र मोदी के वालिद दामोदर दास मूलचंद मोदी की चाय की दुकान थी। अहल्या हीराबेन घर संभालने के साथ साथ शौहर के आमदनी में भी ताउन देती थी। दरअसल नरेंद्र मोदी का कुनबा वडनगर आकर बस गया था। 17 सितंबर 1950 के दिन दामोदर भाई के घर इसी मुफलिसी की हालत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पैदा हुए। दरअसल नरेंद्र के दादा मगनलाल रणछोड़ दास ने वडनगर का इंतखाब जिंदगी गुजारने के लिए किया था। बेटे दामोदर दास मूलचंद मोदी ने वालिद का ही कारोबार संभाला। मूलचंद दामोदर दास मोदी और हीराबेन की 6 औलाद हुई। सोम, अमृत, नरेंद्र, वसंती, प्रहलाद और पंकज। 6 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को 2 काम एक साथ मिले। सुबह स्कूल जाना और शाम को वडनगर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकते ही चाय की केतली लेकर मुसाफिरों के पास दौड़ लगाना। बिल्कुल आम से तालिबे इल्म थे नरेंद्र मोदी, लेकिन बचपन में ही नदी से मगरमच्छ उठा लाए थे। नरेंद्र वडनगर में तालाब में नहाया करता था और अपने कपड़े खुद धोता था। एक दिन जब वो नहाकर निकला तो उसने देखा कि मगरमच्छ का बच्चा तालाब से बाहर निकल रहा है। उसने कपड़े में उसे लपेटा और घर लेकर आ गया। पिता से डांट खाने के बाद नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे को तालाब में वापस छोड़कर आया। हीराबेन का ये बेटा सुबह साइकिल से स्कूल जाता था और शाम को चाय बेचने का काम करता था। लेकिन इस छोटे से कस्बे के रहने वाले नरेंद्र के ख्वाब शुरू से ही बड़े और ऊंचे थे। इस बात को नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त भी बताते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन थे तो मैंने बोल दिया कि छोड़ लो, इसमें क्या जाने का है, अपना अपनी पढ़ाई का काम करो। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, एक दफ़े फॉर्म भर दिया है तो पूरा ही कर देंगे। तो बाद में वो प्रिंसिपल सब ने ना बोला तो भी उन्होंने फाइनली कर दिया और जीत के ही। 18 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, नरेंद्र मोदी के वालिद ने उनकी यशोदाबेन से शादी करा दी थी। तब यशोदाबेन महज 17 बरस की थीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शादी के रिश्ते में जीने की कभी सोची ही नहीं थी। रिवायती कुनबे में पली बड़ी यशोदाबेन ने नरेंद्र मोदी के ख्वाबों और तकदीर में रखना नहीं डाला और उनको आजाद छोड़ दिया। और इसी साल नरेंद्र मोदी ने अपना कुनबा भी छोड़ दिया। चाय बेचते बेचते 1970 में नरेंद्र मोदी संघ के साथ जुड़ गए, जो उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ था, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी ने सीखी हुब्बुल वतनी तरीका, सलीका, जज्बा और मुल्क से वफादारी, और यहीं से शुरू हुआ सियासी सफर। नरेंद्र मोदी 2 बरस बाद घर लौटे। वालिदा हीराबेन और भाई बहन खुशी से झूम उठे। लेकिन मोदी यहाँ ठहरने या रुकने के इरादे से नहीं आए थे। सफर का अगला पड़ाव तय कर चुके थे। अहले खाना के इत्तेफाक राय से वडनगर छोड़ अहमदाबाद चले गए।
और यहीं अपने चचा के गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की कैंटीन में काम करने लगे। लेकिन नरेंद्र के दिल को ये रास नहीं आया। 8 साल की उम्र से ही आरएसएस संघ की शाखा में जाने वाले नरेंद्र मोदी के मन से संघी होने का ख्याल कभी नहीं गया। 1970 में नरेंद्र मोदी संघ में रस्मी तौर पर शामिल हो गए। तशहीरकार के तौर पर आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में कुछ दिनों मोदी ने ट्रेनिंग भी ली। 1970 का दौर और मोदी। इस दौर में मुल्क में पहली बार कांग्रेस सरकार हिली ही नहीं, कांग्रेस सरकार की चूल्हे भी हिला दी गई थी और बदले में मुल्क ने इमरजेंसी का दौर देखा। इंदिरा गांधी हुकूमत के खिलाफ मुखालिफत की चिंगारी पूरे मुल्क में जली। मोदी भी दिल्ली से गुजरात जाकर अंडरग्राउंड हो गए। बजाज स्कूटर पर इधर उधर घूमते और कभी भेस बदलकर सरकार मुखालिफ पर्चे भी तकसीम करते। लेकिन मोदी ने तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद अपनी तालीम को जारी रखा। मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉल साइंस में ग्रेजुएट हैं और तशहीरकार रहते हुए मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉल साइंस में ही मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 17 बरस संघ में रहने के बाद 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हो गए और महज 1 साल के अंदर गुजरात विंग के सेक्रेटरी बन जाते हैं। 1987 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मोदी ने एक बार फिर 1988 में हिमालय की राह पकड़ी। दरअसल 1987 में ही मोदी संघ से बीजेपी में आए, वो उस वक्त के आरएसएस सरबराह बाला साहेब देवरस के हुक्म पर। इस बात का जिक्र एनवी कामत ने मोदी पर लिखी अपनी किताब मैन ऑफ मोमेंट में किया है। मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। इस दौरान की कुछ तस्वीर उनकी जिंदगी की कहानी बयां करते हैं। दरअसल मोदी फौज में जाना चाहते थे और इसके लिए जामनगर के फौजी स्कूल में दाखिला भी लेना चाहते थे, लेकिन गरीबी के हाथों मजबूर हो गए। 1988 के बाद का दौर। साल भर पहले संघ से बीजेपी में आए नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत के दम पर आला लीडरान की तवज्जो मरकूज की और 1988 में पार्टी ने गुजरात में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंप दी। छब्बीस साल बाद मुल्क में या तो नरेंद्र मोदी के हामी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं या मुखालिफत करने वाले तनकीद करते नहीं थकते हैं। मोदी को दिमाग की खिड़की से बाहर फेंकना सियासी पंडितों के लिए नामुमकिन सी बात है। मोदी और अडवाणी की रथ यात्रा। कौमी सतह पर मोदी की सलाहियत की परख तब हुई जब 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा की जिम्मेदारी मोदी के कंधों पर आई। अडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करके पूरे मुल्क में लहर पैदा कर दी। अडवाणी की रथ यात्रा मोदी के सियासी सफर में मील का पत्थर साबित हुई। मोदी अब बीजेपी के खास कारकुनान में शामिल हो चुके थे, लिहाजा मुरली मनोहर जोशी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की जिम्मेदारी भी मोदी के कंधों पर ही थी। केशुभाई पटेल का दौर। लेकिन सियासी कद बढ़ते जाने के दरमियान मोदी की अपनी कुछ जाती कमजोरियां थी, लिहाजा 1992 में उन्हें बीजेपी में दरकिनार करने की कोशिश की गई। पहले से जमे केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और कांशीराम राणा जैसे आला लीडरान को मोदी का उरूज हजम नहीं हुआ। दूसरी जानिब 1995 में गुजरात ने केशुभाई पटेल की कयादत में बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन शंकर सिंह वाघेला की बगावत ने
केशुभाई की सरकार को टिकने ही नहीं दिया। सिर्फ 8 माह में सरकार गिर गई। 14 मार्च 1995 से 21 अक्टूबर 1995। लेकिन बीजेपी से बगावत वाघेला को रास नहीं आई और 1998 में वाघेला की सरकार गिर गई। गुजरात में असेंबली इंतखाब हुआ और एक बार फिर केशुभाई गुजरात के वजीर आला बने। केशुभाई की जीत में वजीर आजम का बड़ा किरदार रहा है।